नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोगों का डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। आज की क्लास 9 जनवरी 2025 की क्लास होगी। तो 9 जनवरी 2025 की क्लास में करंट अफेयर्स में हमारे पास में क्या है वो देखेंगे, और नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स पे क्या घटनाएं हुई है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को राष्ट्रीय प्रवासी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है। तो आज का मोटिवेशन कोट क्या है हमारा? किस्मत और मेहनत। जो लोग मेहनत करते हैं तो उन लोगों के लिए है किस्मत और मेहनत। किस्मत और मेहनत में सिर्फ एक फर्क है। किस्मत में वो मिलता है जो लिखा होता है, और मेहनत से वो मिलता है जो लिखा भी नहीं जा सकता। तो आज ऐसे स्टूडेंट, ऐसे लोग जो रात दिन मेहनत कर रहे हैं कुछ कर गुजर जाने के लिए, उन्हीं के लिए ये मोटिवेशन लाइन थी। आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर्स की, बाबा श्याम का नाम लेकर। 9 जनवरी 9 जनवरी 2025 की करंट अफेयर्स। आप लोगों का स्वागत है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। ठीक है। आज की क्लास में हमारा हेडलाइंस क्या है हमारे पास में? तो आज की क्लास के हेडलाइंस है हमारे पास, उजाला योजना के तहत पिछले एक दशक में पूरे भारत में 36 करोड़ से अधिक एलईडी बल्ब बांटे गए। नेक्स्ट, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत की अंतर्राष्ट्रीय जांच को अब बढ़ाने के लिए भारत पोल पोर्टल को किया लॉन्च। केंद्रीय इस्पात और भारी उद्योग मंत्री एच डी कुमार स्वामी ने उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन यानी पीएलआई योजना के दूसरे दौर का किया शुभारंभ। एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता बहादुर सिंह सागू भारतीय एथलेटिक महासंघ के बने नए अध्यक्ष। भारत के लिए पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने के 52 साल बाद मुरली कांत पेटकर को आजीवन उपलब्धि के लिए मिलेगा अर्जुन पुरस्कार। नेपाल और भारत में महसूस किए गए 7.1 तीव्रता क्या भूकंप के झटके। इंडोनेशिया बना ब्रिक्स समूह का पूर्ण सदस्य। दुबई लगातार दूसरे साल ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स में दुनिया के शीर्ष 10 शहरों में हुआ शामिल। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ब्रिटेन, स्कॉटलैंड और गवर्नेंस में होने वाली ग्रेन्सी में होने वाली राष्ट्रमंडल खेलों में लेंगे भाग। डॉक्टर वी नारायण को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का अध्यक्ष चुना गया। सोनालिका कंपनी फॉर्च्यून 500 इंडिया 2024 की सबसे बड़ी कंपनियों की सूची में शामिल हो गई है। ठीक है। तो ये था आज का आपका करंट अफेयर का हेडलाइन। तो एक एक क्वेश्चन को हम देखेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उजाला योजना के तहत एक दशक में कितने करोड़ एलईडी बल्ब वितरित किए गए। तो आंसर होगा आपका, एक दशक में कितने करोड़ एलईडी बल्ब वितरित किए गए। तो ये ऑप्शन यहाँ पर गलत है। ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका 36 करोड़। कितना? 36 करोड़ एलईडी जो बल्ब है, एलईडी बल्ब वितरित किए गए। कितने? 36 करोड़ एलईडी बल्ब वितरित किए गए हैं। उजाला स्कीम, उजाला स्कीम, अगर इसके बारे में अगर हम जाने, उजाला स्कीम के बारे में जाने, तो उन्नत जीवन फुल फॉर्म क्या है? उजाला स्कीम में फुल फॉर्म क्या मिलेगी आपको? उन्नत जीवन, उन्नत जीवन बाय अफोर्डेबल, बाय अफोर्डेबल, एल ई डी, एलईडी फॉर ऑल, फॉर ऑल। ठीक है। यह है इसकी फुल फॉर्म, यह है इसकी फुल फॉर्म। उजाला स्कीम जो है आपकी, इसको कब स्टार्ट किया गया था?
तो इसको 5 जनवरी 2015 को। उजाला स्कीम को कब स्टार्ट किया गया था? 5 जनवरी 2015 को। इसका मोटिव क्या है? एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस, ठीक है। यानी उजाला स्कीम के तहत जो LED बल्ब मिलते हैं, तो इस बल्ब को, LED बल्ब मैन्युफैक्चर कौन करता है? मैन्युफैक्चरिंग LED बल्ब मैन्युफैक्चरिंग बाय बाय EFSL। EFSL ये कंपनी है आपकी। इसका फुल फॉर्म क्या है? एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड। कंपनी का फुल फॉर्म क्या है? एनर्जी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस सर्विस लिमिटेड। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड एक गवर्नमेंट कंपनी है जो कि उजाला स्कीम के तहत क्या करती है? जो बल्ब है इसको बनाती है, ठीक है। जो बल्ब है इसको बनाती है। और ये स्कीम किस मिनिस्ट्री के अंडर में वर्क करती है? तो EFSL अंडर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर। मिनिस्ट्री ऑफ पावर, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर याद रखेंगे। तो ये जो LED बल्ब से रिलेटेड स्कीम है इसका नाम है उजाला स्कीम। और ये किससे रिलेटेड है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर से रिलेटेड है, ठीक है। किससे रिलेटेड है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल किस विषय से संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय जांच से संबंधित है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से, स्वास्थ्य और चिकित्सा संबंधी सेवाओं से, रक्षा और अनुसंधान सेवाओं से। तो आंसर हो जाएगा आपका अंतर्राष्ट्रीय जांच से संबंधित है भारत पोल पोर्टल। अंतर्राष्ट्रीय जांच से संबंधित है भारत पोल पोर्टल। तो भारत पोल पोर्टल को किसने विकसित किया है? आपसे बात करी जाए। भारत पोल पोर्टल जो है इसको CBI ने विकसित करा है। किसने विकसित करा है? CBI ने विकसित किया है इसको, ठीक है। और इस भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किसने करा है? तो लॉन्च बाय होम मिनिस्टर श्री अमित शाह। श्री अमित शाह, ठीक है। होम मिनिस्टर श्री अमित शाह ने इसको लॉन्च करा है। अब ये भारत पोल पोर्टल क्या है? तो इसके बारे में आप इतना समझ लीजिए, एक ऐसा पोर्टल है जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज होती है इसको एक ही प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर देता है। 195 कंट्रियां इस भारत पोल पोर्टल का हिस्सा होंगी। और भारत की या भारत किसी भी देश का कोई भी फ्रॉड, कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करके किसी दूसरे देश में अगर भाग जाता है तो उसके लिए रेड कॉर्नर नोटिस तुरंत ही इशू कर दिया जाएगा और उसको उस देश में कैप्चर किया जाएगा। तो भारत पोल पोर्टल विच एम क्या है इसका? टू प्रोवाइड पुलिस एंड सिक्योरिटी एजेंसीज इन इंडिया विद सीमलेस यानी कोई बाउंड्री नहीं होगी, सीमलेस कनेक्ट टू इंटरपोल। इंटरपोल से कनेक्ट कर सकते हैं द इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। और इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन से हम सेम टाइम में कनेक्ट कर पाएंगे। ही सेड क्रिमिनल कमिटिंग क्राइम इन इंडिया। यानी ये पोर्टल बोलता है अगर कोई भी क्रिमिनल कमिटिंग क्राइम करके भारत के अंदर और फ्लीइंग टू अदर कंट्रीज और दूसरे देश भाग जाता है, हैड इवेडेड द रीच ऑफ इंडियन लॉ फॉर अ ईयर। तो पहले क्या होता था, उसको पकड़ने के लिए भारतीय लॉ को सालों साल लग जाते थे। बट अब करें, हाउएवर विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मॉडर्न सिस्टम सच एज भारत पोल पोर्टल
सच क्रिमिनल कुड नाउ बी बाउट विद इन द एम्बेट ऑफ जस्टिस, यानी उसको तुरंत ही कैप्चर कर लिया जाएगा और न्याय मिलेगा। ठीक है, तो भारत पोल पोर्टल की 5 की मॉड्यूल्स पर काम करता है। सबसे पहले कनेक्ट करना सभी लोगों को, 195 कंट्रियां। ठीक है, 195 कंट्रीज कनेक्टेड है। इंटरपोल नोटिस सेम टाइम मिलेगा। ठीक है, सेम टाइम मिलेगा। रेफरेंस, रेफरेंस जो कंट्री है, ठीक है, उनका रहेगा। ब्रॉडकास्ट ऑल वर्ल्ड में। ठीक है, और रिसोर्सेस तुरंत प्रोवाइड कराए जाएंगे और किसी भी क्रिमिनल को तुरंत कैप्चर किया जा सकता है। ये है आपका भारत पोल पोर्टल, याद रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट। केंद्रीय इस्पात और भारी उद्योग मंत्री HD कुमार स्वामी ने PLI प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव योजना के दूसरे दौर का शुभारंभ किया है। यह योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो प्रोडक्शन की बात हो रही है तो उत्पादन की बात हो रही है, तो उत्पादन क्षेत्र से संबंधित है। ये PLI 1.1 लॉन्च हुआ है 2025 में। पर PLI कब लॉन्च हुआ था? PLI फर्स्ट कब लॉन्च हुआ था? तो PLI फर्स्ट जुलाई 2021 में लॉन्च हुआ था। कब हुआ था? जुलाई 2021 में। ठीक है, प्रोडक्शन लिंक जो आपकी इनिशिएटिव स्कीम है, ये काम करता है उत्पादन क्षेत्र को लेकर। भारत का इंपोर्ट जो है उसको कम करते हुए एक्सपोर्ट को बढ़ाना। ठीक है, एक्सपोर्ट को बढ़ाना, ये PLI स्कीम का टारगेट है। और मेन फोकस जो है इस पे स्टील प्रोडक्शन को लेकर है। PLI का मेन फोकस आपसे बात करी जाए, फोकस किस चीज को लेकर है तो आप बताएंगे? स्टील प्रोडक्शन, स्टील प्रोडक्शन को लेकर इसका मेन फोकस रहेगा। ठीक है, स्टील प्रोडक्शन को लेकर इसका मेन फोकस रहेगा। क्लियर है? और PLI 1.10 के लिए टारगेट बजट कितना रखा है? आपसे बजट की बात पूछ ली जाए तो 6,321 करोड़ रुपए का बजट रखा है। 6,321 करोड़ का बजट रखा है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय एथलेटिक महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो आंसर इज बहादुर सिंह सागू। बहादुर सिंह सागू, इनको भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है। सागू ने 2002 के अंदर, सागू ने 2000 2002 2002 में गोल्ड मेडल जीता है। गोल्ड मेडल, ठीक है। कहाँ जीता? बुशान में। बुशान एक जगह है चाइना के अंदर, वहां जीता था। ठीक है, एशियाई गेम्स में 2002 के अंदर बहादुर सिंह सागू ने गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, तो बहादुर सिंह सागू अभी भारतीय एथलेटिक महासंघ के क्या बन गए हैं? अध्यक्ष बने हैं। एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की अगर बात करें, ठीक है, तो एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया को कब स्टैब्लिश किया गया था? आपसे स्टैब्लिश ईयर पूछ लिया जाए, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया को कब स्टैब्लिश किया गया था? तो 1946 में। 1946 में एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया को क्या किया गया था? स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, बात करें मोहम्मद मुश्ताक अहमद की। मोहम्मद मुश्ताक अहमद जो है ये हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं। कहाँ के अध्यक्ष हैं? हॉकी इंडिया के अध्यक्ष, ये हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं। ठीक है, अंजू बाबी जॉर्ज की बात करें, अंजू बाबी जॉर्ज की बात करें तो अंजू बाबी जॉर्ज जो है ये एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की क्या है? AFI की क्या है? उपाध्यक्ष है।
उपाध्यक्ष, ठीक है। अंजू भाभी जॉर्ज एएफआई की उपाध्यक्ष हैं। संजय सिंह, संजय सिंह जो है ये आपके जो कुश्ती महासंघ है आपका, ठीक है। कुश्ती महासंघ, तो कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष कौन है, तो आप बताएंगे संजय सिंह, ठीक है, याद रखेंगे। इसके बारे में और कुछ आपके लिए, ठीक है, इतना ही है। जो एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया है यानी AFI, तो AFI में जो प्रतियोगिताएं होती हैं, प्रतियोगिताएं, तो कौन कौन सी प्रतियोगिताएं होती हैं, कौन कौन सी प्रतियोगिताएं होती हैं, तो नेशनल एथलेटिक चैंपियनशिप नंबर 1, नेशनल एथलेटिक चैंपियनशिप, ठीक है। दूसरी कौन सी होती है, एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप, एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप, और तीसरी होती है वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप, ठीक है। तो एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के अंडर में 3 टाइप की चैंपियनशिप होती है, तीनों मैं आपको क्लियर करवा चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के लिए पहला पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले 52 साल के बाद मुरलीकांत पेटकर को, इनकी उम्र लगभग 82 साल हो गई है। मुरलीकांत पेटकर को आजीवन उपलब्धि के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है, तो आंसर है आपका अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार जिसको मिलता है विशेष कैटेगरी में, उसको 15 लाख रुपए का अमाउंट मिलता है, ठीक है। कितने का, 15 लाख का अमाउंट मिलता है अर्जुन पुरस्कार जीतने वाले को। तो मुरलीकांत पेटकर ने 1968 और 72 में, 1968 और 1972 में भारत को प्रेजेंट किया था, ठीक है। पैरा ओलंपिक्स में भारत को प्रेजेंट किया था 1968-72 में, ठीक है। और ये कहाँ पर हुआ था, पैरा ओलंपिक गेम हुए थे आपके 1962 और, ठीक है, 19 पैरा ओलंपिक गेम हुए थे। और इस गेम में मुरलीकांत पेटकर ने गोल्ड मेडल जीता था। क्या जाता था, गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। पहली बार भारत में पैरा ओलंपिक्स में, इसमें स्विमिंग में गोल्ड मेडल किसने जीता था, ठीक है। तैराकी में गोल्ड मेडल किसने जीता था, तो आप बताएंगे मुरलीकांत पेटकर ने जीता था। और 52 साल के बाद अब उनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। इससे पहले भी मुरलीकांत पेटकर को 2018 में पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है, पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है इनको, ठीक है। ये इंडियन आर्मी में हुआ करते थे। चंदू चैंपियन करके एक मूवी है, आप देखिएगा जरूर, चंदू चैंपियन। इस मूवी में मुरलीकांत पेटकर की पूरी जीवन गाथा बताई गई है, ठीक है। जरूर देखिएगा, मूवी काफी अच्छी है। तो इसमें 50 मीटर, ये जो गोल्ड मेडल जीता था ये 50 मीटर तैराकी में जीता था, किस में जीता था, 50 मीटर तैराकी में। नेक्स्ट, जनवरी 2025 को तिब्बत और नेपाल में आए भूकंप की तीव्रता कितनी थी, तो तीव्रता थी 7.1, तीव्रता कितनी थी, 7.1 की तीव्रता के साथ भूकंप आया। कहां पर आया, तिब्बत में और नेपाल में, ठीक है। कब आया, 7 जनवरी 2025 को। बात करें आपका भूकंप आने का कारण, तो जो भूकंप होता है अर्थक्वेक, वो जो इंडिजीनियस एक्टिविटीज होती हैं आपकी, जो पृथ्वी के भूगर्भ में जो एक्टिविटी चलती है उस कारण से भूकंप आता है। जब एक्सटेंशन होता है, एक्सटेंशन का मतलब जब दो प्लेटें आपस में एक दूसरे से दूर जाती हैं, जब दो प्लेटें आपस में एक दूसरे से ऐसे दूर जाती हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है आपका, तो इसको बोलते हैं एक्सटेंशन, ठीक है। यानी चीजें दूर हट रही है, ठीक है। जब चीजें एक दूसरे से मिलती हैं, जब चीजें एक दूसरे से मिलती हैं तब भूकंप आता है आपका, उसको बोलते हैं कंप्रेशन, ठीक है, कंप्रेशन।
कंपैरिजन जो कि जब चीजें एक दूसरे से पास आती है, ठीक है। फिर एक ट्रांसफॉर्म होता है, ट्रांसमिशन होता है, जब प्लेटें एक दूसरे के बराबर होते हुए एक दूसरे की अपोजिट दिशा में चलती हैं, ठीक है, तब इसको क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन बोलते हैं। तो ट्रांसमिशन वाला जो इलाका है पूरी दुनिया में कहाँ मिलेगा, वो मिलेगा पैसिफिक बेल्ट में, ठीक है। क्या मिलेगा, पैसिफिक जो बेल्ट है आपकी, प्रशांत महासागरीय जो बेल्ट है वहां पर ये वाली चीजें मिलती हैं। और भारत में जो भूकंप आया वो आया कंप्रेशन के कारण। कैसे, जो इंडियन प्लेट है, जो इंडियन प्लेट है वो तो ऊपर की ओर खिसक रही है ना। और ये ऊपर क्या है आपका, ये इससे ऊपर क्या है आपका, एशिया, ये एशिया, ठीक है। तो एशियन प्लेट और ये क्या है, इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, ये क्या है आपका, इंडो इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट। तो ये प्लेट क्या है, ऊपर की ओर खिसक रही है, ये प्लेट नीचे की ओर है। इन दोनों में क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। और इस कंप्रेशन के कारण ही इस वाले इलाके में क्या होता है, भूकंप आता रहता है। तो ये बिल्कुल अनस्टेबल सिचुएशन है यहाँ पर, क्लियर है। तो भारत में जो अभी जो नेपाल और तिब्बत में भूकंप आया है वो इस कारण से आया है। और पूरी दुनिया में जो, पूरी दुनिया छोड़ो, जो भारत के हिस्से में, भारत में भी जो भूकंप आता है वो भी कंप्रेशन के कारण आता है, ठीक है। और दुनिया में सबसे ज्यादा भूकंप कहाँ आता है, तो ट्रांसफॉर्म सिचुएशन में, यानी प्रशांत महासागरीय बेल्ट में। नेक्स्ट जब भूकंप आता है तो इसमें वेव बनती है, क्या बनती है, इसमें बनती है वेव, है ना। सर्दी हो रही है। तो जब भूकंप आता है तो बनती है वेव, क्या बनती है दोस्तों, वेव बनती है ना। अब वेव जब बनेंगी तो वेव के नाम दिए जाते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, कई बार एग्जाम के अंदर नाम पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, है ना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं। तो जब भी वेव बनेगी, जब भी वेव बनेगी तो सबसे पहले बनती है पी वेव। पी वेव यानी प्राइमरी वेव, प्राइमरी वेव। सबसे पहले वेव कौन सी बनती है, पी वेव बनती है। पी वेव यानी प्राइमरी वेव बनती है, ठीक है, जो कि सिमिलर टू साउंड, ये क्या होती है, सिमिलर टू साउंड, ये ध्वनि के बराबर होती है, ठीक है, ध्वनि के बराबर होती है, जो ध्वनि के बराबर होती है, ठीक है। ध्वनि वायु में, गैस में और ठोस में निकल सकती है, पर लिक्विड में ध्वनि इतना नहीं चल पाती, ठीक है। तो ये लिक्विड में नहीं जाएगी, ये आपका ठोस में जाएगी और गैस में जाएगी, ठीक है। एस दूसरी होती है एस वेव। एस वेव यानी सेकेंडरी वेव। सेकेंडरी वेव, सेकेंडरी वेव की बात करूं तो ये रिपल्स होती है, रिपल्स ऑन द सरफेस, यानी ये लहर होती है, ये इस तरीके से चलती है, इस तरीके से, ठीक है। रिपल्स यानी लहर, ये लहर की तरह चलती है। और फिर सबसे बाद में हमें मिलता है सरफेस वेव। इन्हीं सरफेस वेव्स के कारण हमें भूपटल पर भूकंप के झटके महसूस होते हैं, इसी सरफेस वेव के कारण, ठीक है। तो होता क्या है, जब भी हमें भूकंप के झटके महसूस होते हैं तो आप ऐसा समझ लीजिए, ये आपकी अर्थ है, और अगर यहाँ से भूकंप आया तो इस तरीके से, इस तरीके से वेव चलती है, इस तरीके से चलती है, ठीक है, ऐसे चलती है, ऐसे चलती है। और अगर हमें भूकंप के झटके यहाँ महसूस हुए, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, क्योंकि अटैक सबसे पहले इधर ही हुआ आके, तो ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं एपी सेंटर। क्या बोलते हैं इसको, एपी सेंटर। एपी सेंटर यानी भूकंप का केंद्र, भूकंप का केंद्र, ठीक है, भूकंप का केंद्र। तो भूकंप का केंद्र कहां पर बताया गया है, भूकंप का केंद्र कहां पर बताया गया है, तो ये बताया गया है आपका शिगात्से सिटी के अंदर, ठीक है। जो भूकंप का केंद्र है, भूकंप का केंद्र
तिब्बत और नेपाल में आए भूकंप का केंद्र कहां पर बताया है? तिब्बत, तिब्बत के सिगात्से शहर में, तिब्बत के सिगात्से शहर के अंदर क्या बताया गया है? भूकंप का केंद्र बताया गया। याद रखेंगे, इतना ही याद रखना है, ठीक है। बाकी अगर आपको कंसेप्ट क्लियर करने हैं हर चीज के, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, तो आप भावना एजुकेशन हब पर जुड़ सकते हैं। भावना एजुकेशन हब ने रेलवे एसएससी के लिए कोर्स लॉन्च किए हुए हैं। रेलवे के लिए हमने जो कोर्स लॉन्च किया है, इसमें 11 रुपए महीने के हिसाब से आप जुड़ सकते हैं, कुल 11 रुपए, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, जनवरी 2025 में हुए वृक्ष समूह, वृक्ष नहीं है ये, ब्रिक्स है, क्या है? ब्रिक्स। ब्रिक्स समूह की बैठक में किस देश को पूर्ण सदस्यता की मान्यता दी गई? तो किस देश को पूर्ण सदस्यता की मान्यता दी गई है? तो किस देश को दी गई है? आंसर है इंडोनेशिया। ब्रिक्स, BRICS, 5 कंट्रियों का एक समूह। बी से ब्राजील, ब्राजील। आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका, एस से साउथ अफ्रीका। और अब परमानेंट मेंबर कौन बन गया है? इंडोनेशिया। इसके अलावा कुछ अस्थायी सदस्य भी हैं, अस्थायी सदस्य भी हैं ब्रिक्स के। उन्हें कुछ अस्थायी सदस्यों का अगर मैं आपसे बात करूं, अस्थायी सदस्यों में कौन कौन है हमारे ब्रिक्स के अंदर? तो अस्थायी सदस्यों में आएंगे आपके मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब। मिस्र, इथोपिया, सऊदी अरब, ईरान, सऊदी अरब, ईरान और यूएई, यानी संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। ये 5 कंट्री जो हैं, ये क्या है? ये अस्थायी सदस्य हैं, ये अस्थायी सदस्य हैं, ठीक है। ब्रिक्स की स्थापना की बात करें तो 16 जून 2009 को ब्रिक्स जो है, इसको स्टैब्लिश कब किया गया था, आपसे बात करी जाए तो 16 जून 2009 को ब्रिक्स को रशिया के अंदर स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। पहले ये ब्रिक हुआ करता था, बाद में रशिया, सॉरी, साउथ अफ्रीका ऐड हुआ। तो ब्रिक्स को 16 जून 2009 को स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया जो है दुनिया का 4th लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला कंट्री है। 4th लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री, क्या नाम है उसका? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया 4th लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री है। ब्रिक्स का ये जो समिट हुआ है 2025 का, कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ था आपका ब्राजील के अंदर, ठीक है। तो ये जो समिट था, ब्रिक्स समिट, ये वाला जो समिट था आपका, तो ब्रिक्स का आपका 17th, ठीक है। 17वां समिट कहाँ पर हुआ? 17वां समिट ब्रिक्स का, तो आप बताएंगे। ब्राजील में हुआ, ब्राजील में हुआ। ब्रिक्स का 16th समिट कहाँ हुआ था, आपसे बात करी जाए तो कजान, कजान में हुआ था। कजान कहाँ पर है? रशिया के अंदर, ठीक है। कजान रशिया में हुआ था, ठीक है। कजान रशिया में हुआ था, 16th कजान रशिया में। 17 2025 का कहाँ पर? ब्राजील के अंदर हुआ, ठीक है। तो 17वें समिट के दौरान ही इंडोनेशिया को ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बनाया गया, याद रखेंगे। तो 17वें सम्मेलन की थीम क्या है, आपसे बात करी जाए? 17वें सम्मेलन की थीम क्या है? तो थीम है स्ट्रेंथनिंग कोऑपरेशन इन द ग्लोबल
कोऑपरेशन इन द ग्लोबल साउथ फॉर मोर इंक्लूसिव, ग्लोबल साउथ फॉर मोर इंक्लूसिव, एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस, एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। ठीक है, ये थीम रहेगी। तो थीम आपको याद करनी है, 17वां 16वां कहाँ होता है यह देखना है, ब्रिक्स की फुल फॉर्म देख लेनी है, नया सदस्य कौन ऐड हुआ है देख लेना है, इंडोनेशिया फोर्थ लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री है वर्ल्ड की, ये देख लेना है, और कुछ अस्थायी नॉन परमानेंट मेंबर भी हैं वो देख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान पर किस देश को प्राप्त हुआ? तो ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स में जो आपका शीर्ष स्थान मिला है वो किस कंट्री को मिला है? वो मिला है न्यूयॉर्क को। ठीक है, पहला स्थान किसको मिला है? तो पहला स्थान अ, पहला स्थान लंदन को मिला है। किसको मिला है? लंदन को। तो पहले स्थान पर कौन सी कंट्री रही है? लंदन। पहले स्थान पर लंदन रही है। ठीक है, और 10वें स्थान ठीक है, तो ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2025 में किस देश को शीर्ष स्थान मिला है? लंदन। भारत की कोई भी सिटी शीर्ष 10 में शामिल नहीं हुई है। भारत की कोई भी सिटी शीर्ष 10 में शामिल नहीं हुई है। ठीक है, इसमें अगर बात करें मुंबई को जो मिला है वो भी 48वां स्थान मिला है। ठीक है, ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स में भारत की सिर्फ मुंबई जो है वो भी किस नंबर पर आई है? 48वें स्थान पर, 48 पर आई है। ठीक है, इसके बारे में कुछ समझ लेते हैं। तो ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स एक ऐसी ग्लोबल लिस्ट है, जिसमें उन शहरों को शामिल किया जाता है जो अर्थव्यवस्था, टूरिज्म जैसे 6 मानकों पर खरे उतरते हैं। अब 6 मानक कौन कौन से हैं? सबसे पहले इकोनॉमी देश की अच्छी हो, अकाउंटेबिलिटी देश की हो, एनवायरनमेंट देश का अच्छा हो, लिवेबिलिटी देश की अच्छी हो। ठीक है, इसके बाद में करेंसी इंटरेक्शन अच्छा हो, सॉरी, जो काउंटर पार्ट इंटरेक्शन है वो अच्छा हो, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अगर ये चीजें किसी भी देश पर लागू होती हैं तो वो ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स का हिस्सा होता है। तो इसमें 10 कंट्रियां जो हैं वो हर बार चुनी जाती हैं। 10 कंट्री में पहली कंट्री जो इस बार आई है वो आई है लंदन। पहली कंट्री लंदन है। दूसरी क्या है? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क। ठीक है, पहली लंदन, दूसरी न्यूयॉर्क, तीसरी टोक्यो। टोक्यो, ठीक है, टोक्यो। थर्ड कौन आई है? पेरिस। थर्ड नंबर पर पेरिस है। फिर है सिंगापुर। फिर आइए आपका सिंगापुर। ठीक है, फिर आया आपका सिंगापुर के बाद में फिर सियोल आया है। ठीक है, सिंगापुर के बाद में क्या है? सियोल। सियोल, फिर एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम, ठीक है, और फिर क्या आएगा आपका? दुबई आएगा। फिर आएगा आपका दुबई। ठीक है, दुबई आएगा। दुबई के बाद में आ जाएगा आपका बर्लिन और मैड्रिड। ठीक है, बर्लिन, बर्लिन और मैड्रिड। ठीक है, ऐसे करके आपके 10 कंट्रीज इसमें शामिल होती है हर बार। तो एशिया की बात करें तो वेस्ट एशिया में सिर्फ एक ही कंट्री की सिटी को शामिल किया गया है और वो है दुबई। ठीक है, नेक्स्ट, राष्ट्रमंडल के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों का 28वां सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? 28वां सम्मेलन, ठीक है, 18th कॉन्फ्रेंस।
स्पीकर ऑफ। ये 28 है, 28 नहीं है, ठीक है। ये क्या है, 28। तो 28 सम्मेलन जो है वो भारत के अंदर आयोजित किया जाएगा अगले साल 2026 में। तो 28वां सम्मेलन कब होने वाला है? ये होगा 2026 में होगा, ठीक है, 2026 में होगा। तो आपका CSPOC ये जो ग्रुप है इसको बोलते हैं कॉमन कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ, ठीक है। तो इस CSPOC जो ग्रुप है इसमें भारत ने अभी तक कितनी बार इसकी अध्यक्षता करी है? तो 3 बार। 3 बार भारत जो है इसकी अध्यक्षता कर चुका है। अब 3 बार भारत ने कब कब इसकी अध्यक्षता करी आपसे पूछा जाए, तो 3 बार में भारत जो है कब कब अध्यक्षता करी है भारत ने? तो 1971, 85 और 2010, ठीक है। 1971, 1985 और 2010, और अब 2026 में भी अध्यक्षता करने वाला है। यानी भारत अब 4 बार CSPOC जो कॉन्फ्रेंस समिट है कॉमनवेल्थ गेमों का, ठीक है, जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज है जो कि ब्रिटेन के कभी अधीन रही हैं, उन कंट्रीज का ये समिट होता है। तो इस समिट को भारत 4 बार, चौथी बार अब होस्ट करने वाला है। 3 बार ऑलरेडी होस्ट कर चुका है, ठीक है। 27 कहाँ हुआ था इसका? तो CSPOC का 27 समिट कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था कंपाला। कंपाला। कंपाला कहाँ पर है? युगांडा। कंपाला कहाँ पर है भाई? कंपाला है आपका युगांडा के अंदर, ठीक है। कंपाला कहाँ है? तो कंपाला है आपका युगांडा के अंदर। नेक्स्ट, एस सोमनाथ की जगह इसरो के नए अध्यक्ष किसको चुना गया? एस सोमनाथ की जगह इसरो के नए अध्यक्ष किसको चुना गया है? तो आप बताएंगे वी नारायण को, ठीक है। एस सोमनाथ की जगह इसरो के नए अध्यक्ष जो हैं, न्यू चेयरमैन। तो इसरो के न्यू चेयरमैन कौन है? तो आप बताएंगे वी नारायण इसरो के चेयरमैन है, ठीक है। चंद्रयान 3 का भी ये हिस्सा थे, चंद्रयान 3 का भी ये हिस्सा थे। इसरो की बात करें तो इसरो को कब स्टैब्लिश किया गया, आपसे बात करें इसरो, स्पेस रिसर्च, इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को कब स्टैब्लिश किया गया था? तो इसको स्टैब्लिश किया गया था दोस्तों 15 अगस्त 1969 को, ठीक है। भारत के टेक्नोलॉजी स्पेस में रिसर्च का काम करना इसरो की मेन प्राथमिकता है। और इसरो की मदद के लिए एक संस्थान बनाया गया है जहां से रॉकेट लॉन्च किया जाता है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, VSSC, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। ये कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम के अंदर है ये, ठीक है। तिरुवनंतपुरम के अंदर है। और यहाँ पर क्या होता है? मिसाइल्स लॉन्च किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है? मिसाइल्स लॉन्च किया जाता है। विक्रम साराभाई को कब स्टैब्लिश किया गया था? इससे पहले, इसरो से पहले कब स्टैब्लिश किया गया था? एग्जैक्ट डेट की बात करूं तो एग्जैक्ट डेट है आपका 21 नवंबर 1963। 21 नवंबर 1963 को विक्रम साराभाई को स्टैब्लिश किया गया था तिरुवनंतपुरम में, ठीक है। इसरो का पहला मिशन कौन सा है? तो चंद्रयान 1 22 अक्टूबर 2018 को, ठीक है। इसरो ने जो फेमस मिशन है इसरो के, उसमें फेमस मिशन में पहला कौन सा है? सब बताएंगे। चंद्रयान 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 1 इसरो का पहला मिशन है, ठीक है। फेमस मिशन में इसरो का पहला मिशन कौन सा है? चंद्रयान फर्स्ट फर्स्ट है, ठीक है। इसके बाद में चंद्रयान 2 आया 2019 में, फिर मंगलयान आया, ठीक है। मंगलयान तो 2023
2013 के अंदर था। फेमस मिशन में एक और आ जाता है आपका मंगलयान। मंगलयान कब था? तो मंगलयान था आपका 2013 में। मंगलयान 2013 में। हाल ही में चंद्रयान 3 भी लॉन्च करा है इसरो ने, ठीक है, जो चंद्रमा की दक्षिणी सतह पर उतरा है। तो ये आपका विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च सेंटर जो कि तिरुवनंतपुरम में है, ठीक है। और इसरो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर्च्यून 500 की लिस्ट में किस भारतीय कंपनी को जगह मिली है हाल ही में? तो किस भारतीय कंपनी को जगह मिली है? कौन सी जगह मिली है? आप इसको ऐसा कर सकते हैं कि फॉर्च्यून 500 की लिस्ट में रिलायंस, ठीक है, रिलायंस भारतीय कंपनी को कौन सी जगह मिली है? तो रिलायंस को कौन सी जगह मिली है? तो आंसर है फर्स्ट। फॉर्च्यून 500 की लिस्ट में भारतीय कंपनियों में रिलायंस को पहला स्थान मिला है। और सोनालिका ट्रैक्टर कंपनी है एक, सोनालिका ट्रैक्टर कंपनी है जिसको फॉर्च्यून 500 लिस्ट में पहली बार शामिल किया गया है, ठीक है, पहली बार, पहली बार। तो फॉर्च्यून 500 की लिस्ट में आने वाली नव नवेली भारतीय कंपनी कौन सी है? तो आप बताएंगे सोनालिका कंपनी, ठीक है, सोनालिका ट्रैक्टर कंपनी नवनवेली कंपनी है, ठीक है, याद रखेंगे सोनालिका। और पहले नंबर पर कौन है? कौन कौन सी भारतीय कंपनी आई है? तो आप बताएंगे पहले नंबर पर आई है आपकी रिलायंस इंडस्ट्री। इसके बाद जाने तो 2024 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में शीर्ष रैंक पर आने वाली भारतीय कंपनी कौन सी है? रिलायंस इंडस्ट्री, जो कि फॉर्च्यून ग्लोबल लिस्ट में 88वें नंबर पर है। अगर यह 88वें नंबर पर है तो पहले नंबर पर कौन है? तो अमेरिका की वॉलमार्ट जो है वो पहले नंबर पर है, ठीक है। हाँ सॉरी, वॉलमार्ट नहीं है। हाँ ठीक है, अमेरिका की वॉलमार्ट जो है ये पहले नंबर पर है, ठीक है। और रिलायंस इंडस्ट्री 88 नंबर पर है। और एचडीएफसी बैंक जो है, एचडीएफसी बैंक इस बार इस सूची में पहली बार शामिल किया गया है। और फॉर्च्यून ग्लोबल लिस्ट में 2024 के अंदर 9 भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है। कितनी कंपनियों को शामिल किया गया है? 9 भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है, शक्तिशाली कंपनियों को। तो दोस्तों ये था आपका 9 जनवरी 2025 का करंट अफेयर। क्लास कैसी रही कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।